चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स का। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि उसके रूट्स का जो बिहेवियर किस तरह का अवेलेबल है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बिहेवियर का मतलब है कि उसके जो रूट्स आएंगे क्या रियल आएंगे, क्या उसके रूट्स जो आएंगे इक्वल में रियल आएंगे, क्या उसके रूट्स जो कॉम्प्लेक्स आएंगे कि इमेजिनरी आएंगे। तो ये जो तीनों टर्म्स हमने बोला है, रियल, इक्वल रियल, इमेजिनरी, इसी को हम बोल रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स किस तरह के आते हैं वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या लिखा है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल टू 0, ये हेडिंग है। ठीक है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन, यहाँ तक तो हमने बहुत समय पहले पढ़ लिया गया है, आई थिंक पहले वाले वीडियो पढ़ लिया गया है यहाँ तक। ठीक है, मैंने कुछ नया बात नहीं बताया, बस हाँ ये हेडिंग नया हमारे लिए है कि अब हम लोग रूट्स का नेचर जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग रूट्स का नेचर जानेंगे, किस तरह का इसके नेचर ऑफ रूट्स है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, कोई गाइस, तो ये बात हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखा जाए तो इसके जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिसाइड होता है। पहला, इफ़, और याद करो आप कि जो ABC होता है ये ऑलवेज कैसा होता है, ये ABC रियल होता है और A की वैल्यू 0 नहीं होता है। तो ये मैं बार बार मेंशन नहीं करूँगा, फिर भी मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, वेयर A, B, C बिलोंग्स टू रियल और A की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है। तो ये तो हमेशा याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रूट्स तभी हम पढ़ रहे हैं किसी क्वाड्रेटिक के जब उसके ABC रियल हो और A की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये सारा थ्योरी चल रहा है, वरना नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये सारी स्टडी तभी हो रहा है जब ABC श्योरली रियल नंबर होगा, वरना हम लोग ये स्टडी का जो भी बात बोलूँगा वो हमेशा गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ सही तभी होगा जब ABC बिलोंग्स टू रियल होगा और साथ में A0 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो क्या कंडीशन होती है, किस तरह से डिसीजन लिया जाता है नेचर ऑफ रूट्स का। तो देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अब नाम लिख लेना इसका, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होता है B² - 4AC। अगर डी को सॉल्व करें और बाई चांस वो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आने का मतलब है जैसे ये फाइंड करें और इसको सॉल्व करने के बाद मान लो 6 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 1/2 आ गया, √7 आ गया, √3 हो गया, तो जितने भी नंबर है सब पॉजिटिव है। तब जाकर इक्वेशन AX² + BX + C = 0 has 2 real and distinct root। okay, second point, if D की वैल्यू अगर 0 आ गया, एग्जैक्टली 0 आ गया, तो इसका मतलब होता है then इक्वेशन AX² + BX + C = 0 has equal real roots। ठीक है, थर्ड है, इफ़, ये भी बात अगर आप यूपी बोर्ड का तो खास तौर पर 10th में जरूर स्टडी किए होंगे, CBSE बोर्ड वाले फिलहाल नहीं पढ़े होंगे, उनको 11th में ही पढ़ाया जाता है अप्रॉक्स। ICSE बोर्ड वाले सब सही है, उनको सब पढ़ा जाता है लगभग। देन इक्वेशन AX² + BX + C = 0 has imaginary ऑब्लिक में लिख सकते हैं, कई बार इसको ये भी लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, क्या लिखा है, पहले इन तीनों को स्टडी करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या करना है।
अभी बहुत कुछ चीज़ इसमें बोलना बाकी है, तो सब कुछ समझते हैं। इनका कहना है कि आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया, कुछ भी, किसी भी टाइप का कुछ भी दे दिया गया, और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई साहब इसका नेचर ऑफ रूट्स बताओ, और 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा ऑप्शन इक्वल रियल रूट्स, तीसरा ऑप्शन इमेजिनरी, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस, तो अब ये कैसे डिसाइड करोगे कौन सा ऑप्शन सही है? तो वो होता है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना। और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ डी निकालना होगा। डी का वैल्यू फाइंड करने के बाद इन 3 तरह में से किसी न किसी एक तरह के नंबर जरूर आएंगे 100%। तब आप बोलोगे, मान लो फर्स्ट वाला सही हो गया, मान लो हमने डी फाइंड किया, मान लो बाई चांस 5 आ गया, जबकि 5 एक 0 से ज़्यादा नंबर होता है, इसलिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कहेंगे। देन इक्वेशन, जिस इक्वेशन का आप डिस्कशन कर रहे हो उसके जो भी 2 रूट्स होंगे वो रियल भी आएंगे और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट भी आएंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे, ठीक है इस ओके। अगर सॉल्व करें डी को मान लो 0 आ गया, देन इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज़ इक्वल के साथ साथ रियल रूट्स भी आएंगे, यानी रियल तो रहेगा साथ ही साथ इक्वल आएगा। जैसे मान लो इस वाले d = 0 वाले में किस तरह रूट्स आ सकते हैं? जैसे मैं कहूँ पहला 5 है तो दूसरा अंडरस्टूड है क्या होना चाहिए 5, 3 है तो दूसरा भी 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वल रियल रूट्स है, ओके। तो वो तब आता है जब d की वैल्यू क्या होता है 0। और अगर d निगेटिव है, मान लो d की वैल्यू सॉल्व किया यहाँ पे रख कर, मान लो आता है आंसर -2, तो -2 एक निगेटिव नंबर होता है, तो कमेंट क्या करेंगे? द इक्वेशन दिस हैज़ इमेजिनरी या ऑब्लिक में कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वाला और थर्ड वाले को एक साथ कंबाइन करके अगर बोला जाए, फर्स्ट और थर्ड, तो इन दोनों के स्टेटमेंट में फर्स्ट सेकंड को अगर देख के बोला जाए तो इसमें एक चीज़ कॉमन आ रहा है, इसमें 2 रियल रूट्स, इसमें इक्वल रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट वाला वर्ड इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो दोनों में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ रियल में अलग अलग रियल है कि रियल में सेम रियल है, ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। दोनों को अगर मिक्स किया जाए तो, यानी मिक्स किया जाए तो एक 4th पॉइंट हम अपनी तरफ से लिखवा देते हैं, जो कि इस 4th पॉइंट का बहुत ही यूज होगा विद रिस्पेक्ट टू इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो। वो ये है कि अगर फर्स्ट थ्योरी और सेकेंड थ्योरी को मिला दिया जाए तो कंडीशन क्या हो जाएगा? यही तो होगा, फर्स्ट थ्योरी को और सेकेंड थ्योरी को मिला दिया जाए तो ये कंडीशन होगा। तब सिर्फ और सिर्फ हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, देन रूट्स इज रियल, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही बात सिर्फ कह पाएंगे कि वो रियल है। ये नहीं बता पाएंगे कि वो इक्वल में रियल है, ये नहीं बता पाएंगे कि वो डिस्टिंक्ट में रियल है। अगर आप दोनों इनक्वालिटी एक साथ लेके चलते हो तो सिर्फ और सिर्फ किस बात का कमेंट होता है? वो रियल। तो कोई पूछा जाए कि भाई इसके रूट्स रियल है, तो अब इन चारों में क्या लिखना पसंद करोगे? तो वो आपको ये लास्ट वाला लिखना पड़ेगा। अगर ये बोले नहीं रूट्स जो है वो इमेजिनरी है, सिर्फ इमेजिनरी बोला है, तो इनमें इमेजिनरी रूट्स कहाँ आता है? ये, तो इसका मतलब आप ये कंडीशन लिखोगे। अगर बोले कि इक्वल रियल रूट्स है, सिर्फ इक्वल रियल रूट्स, तो d = 0। इसका मतलब है इस कंडीशंस को देखकर ये सामने वाला स्टेटमेंट कह पाते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये वाली बात कहा जाए कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, तो इस केसेस में आप कंडीशन लगा दोगे। तो ये मैं दोनों तरफ एरो इसलिए बना रहा हूँ, इसका रीज़न है कि क्वेश्चन में जब चेक करने के लिए कहा जाए तो डिफाइन करते हैं, और अगर क्वेश्चन में ये वाले टर्म्स बोला जाए कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग ये वाले टर्म्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्योरी कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स दिस। ओके, अब जो प्रीवियस थ्योरी पढ़ा गया है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के नेचर को बताने के लिए काम है, ध्यान रहे, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसका स्टेप्स है। सबसे पहले आप हमेशा क्या फाइंड करोगे? ऑलवेज फाइंड डी।
टू फाइंड व्हाट, नेचर ऑफ रूट्स। तो ये आप अच्छे से लिख लो। आप हमेशा डी फाइंड करोगे। अगर आपसे क्या पूछा जाए क्वेश्चन में कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ, ऑलवेज फाइंड करोगे, ठीक है। ये डी लिखा है। तो चलो चेक करते हैं डी की वैल्यू क्या है। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी की जगह पे है -5, ए की जगह पे है 3, सी की जगह पे है 1। यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 12, सो आई थिंक 13 आता है। अब बताओ बेटा 13 कैसा नंबर होता है? 30 जो होता है वो 0 से ज़्यादा होता है। तो अब बताओ जो 4 पॉइंट्स लिखवाया गया था, आई थिंक चौथा पॉइंट नोट करके लिखवाया गया है, उन चारों पॉइंट्स में से किस में लाई करता है? ये वाली बात। तो ये फर्स्ट वाले में लाई करता है। इसका मतलब है कि देन रूट्स इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। देन रूट्स इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको हम बिना सिद्धाचार फॉर्मूले के लगाए बगैर हम इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कमेंट कर रहे हैं, तो उसका जो भी रूट्स आएगा वो किस तरह का हो सकता है। ओके, लेकिन अगर पूछा जाए कि रूट्स की वैल्यू बताओ, वो कौन सा रूट्स होगा जिसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, तो फिर वही है, आपको सिद्धाचार फॉर्मूला यूज़ करना होगा। फिलहाल इस सारे क्वेश्चंस में हम लोग इस रूट्स निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि उसके रूट्स के नेचर निकालने में इंटरेस्टेड है। जितने भी हम एक दो सवाल और कराएंगे तो सारे सवालों में इसी तरह से होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा डी फाइंड करना होगा कोई भी क्वेश्चन हो। ओके, अब हमने एक क्वेश्चन और लिया है, काफ़ी बेटर है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, जेई में कभी न कभी आया था। इनका कहना है इफ़ ए बी के इक्वल अगर नहीं है तब आप बताओ फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक्स में स्क्वायर इसलिए क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट्स के नेचर होंगे। रूट्स नहीं निकालना आपको उसके रूट्स जो भी आएंगे, आई डोंट नो क्या आएंगे, पर उसके नेचर आपको बताना है बिना रूट्स निकाले। जबकि ए बी सी क्या है? रियल है। तो आप बताओ अगर ए बी सी सारे रियल नंबर होंगे तो ये एक दूसरे के कैसे होंगे? रियल कोएफिशिएंट। और याद करो नेचर ऑफ रूट्स जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ तभी कर रहे हैं जब उनके कोएफिशिएंट सारे कैसे हो? वो रियल होने चाहिए, तभी स्टडी कर रहे हैं, वरना नहीं, ठीक है। तो आप बताओ कैपिटल ए की वैल्यू क्या है? मैं यार देखो यहाँ पे स्मॉल ए कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अवेलेबल है। स्मॉल बी बराबर नहीं लिख सकता, स्मॉल सी बराबर नहीं लिख सकता, इसलिए मैं कैपिटल ए कैपिटल बी लिख रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग तो वही रहेगा फिलहाल, ठीक है। चेक करेंगे क्या चीज़, क्योंकि आपको फाइंड नेचर करना, नेचर बताना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका डी कैसा है। चेक डी, ठीक है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके गाइस। सो बी इज व्हाट? -2c। एंड ए की वैल्यू है यहाँ पे a प्लस सी माइनस बी, एंड सी की वैल्यू है यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा। वो वेट करने की रीज़न है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनका थोड़ा कैलकुलेशन वीक होता है, वो क्या करते हैं, पहले आप सुन लो, वो क्या करते हैं बेचारे कि a प्लस सी माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई थिंक 9 टर्म आएगा जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप बताओ 9 टर्म लिखना एक पागलपंती लगता है, ओके। बट ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको लिख सकते हो, नो डाउट, बिल्कुल सही है, ओके। लेकिन अगर इस सवाल को हम रिड्यूस करें कैलकुलेशन बेस, तो ये रिड्यूस के हिसाब से बहुत ईजी है। कैसे ईजी है देखते हैं। सी को पहले लिखा है, माइनस बी बाद में, सी को यहाँ लिखा, ठीक है। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस बी। प्लस छुपा होता है, दिखाते नहीं है, ओके।
तो सेकेंड वाले ब्रैकेट्स को एज इट इज़ लिख लिया, फर्स्ट वाले को एडजस्ट कर लिया। और अगर अब देखा जाए कैलकुलेशन के तौर पे तो ये एक लाइन का है, कैसे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देख सकते हो बहुत ही शॉर्ट हो गया है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो काफ़ी लेंदी जाता है और टाइम टेकिंग भी होता, बट आप कर सकते हो यार, एग्ज़ाम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है डी की वैल्यू 4 टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो ए बी सी रियल है, ओके। 4 एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो रियल में से रियल अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी रियल ही आएगा। जैसे ए को 5 है, बी को 3 है, तो 5 माइनस 3 क्या आएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4। मान लो ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू -1 है, तो -2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब है कि ये आउटपुट हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या 0 के इक्वल नहीं आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। जब ए की वैल्यू 3 रखोगे और एट द सेम टाइम बी की वैल्यू भी 3 हो, और 3 दोनों रियल भी है, रियल चाहिए भी, तो A3 और B3 जब दोनों रियल होंगे तभी 0 आएगा। लेकिन आप बताओ क्या A3 और B3 दोनों की वैल्यू क्या हम इक्वल ले सकते हैं क्या? कंडीशन क्या कहा गया कि A B के इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या नहीं आएगा, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ओके। सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा। और 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट साइड, तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, D ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि इसके जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे वो क्या लिखा जाए, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा भाई, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो ये हमारे सवाल का आंसर होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस करा दिया है। अब चलते हैं कुछ थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने। इस सवाल को मैं वापस फिर से आऊँगा एक अनदर मेथड के साथ सॉल्व करने के लिए, ओके। अब रूल क्या है थोड़ा समझते हैं, और इस रूल से हम लोग काफ़ी बेटर चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को इरेज नहीं कर रहा हूँ, एक नियम, एक रूल है, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इस सवाल को फिर से पिक करेंगे, ठीक है। तो रूल ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसके दोनों रूट्स या तो रियल आते हैं, ओके, या दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं। ये सिर्फ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बोल रहा हूँ। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो दोनों रूट्स या तो रियल आएगा, दोनों, या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक रियल आता हो और एक कॉम्प्लेक्स आता हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में। ये बात ध्यान रहे, वही बात मैं यहाँ पे रटाने वाला हूँ। समझने की भी कोई खास फिलहाल ज़रूरत तो नहीं है, बट आप देख सकते हो ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जैसे मान लो 0 है, तो जब इसमें सीधा 4 लगाओगे ना, तो थोड़ा मैं जल्दी समझा रहा हूँ इसलिए, ओके। तो देख सकते हो इसमें आयोटा नहीं आ रहा है, तो यानी प्लस साइन लेंगे तो 1 रूट आएगा, और माइनस साइन लेंगे तो 1 रूट आएगा, यानी कि दोनों रूट्स कैसे हो गए, रियल। यहाँ से निकालो x, देख सकते हो आयोटा आ गया, तो एक बार आयोटा पहला भी आंसर होगा और एक बार दूसरा आंसर लेंगे तो भी आयोटा आएगा। इसका मतलब दोनों रूट्स रियल है उस केस में, और इस केस में बोथ रूट्स कैसा है, इमेजिनरी, ठीक। इसमें क्या है, बोथ रूट्स रियल। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो रूल मैं लिखवाने जा रहा हूँ वो क्यों हो रहा है, वो कहीं से बनाया नहीं गया है,
वो इन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से लेके ऑब्जर्व करके एक रूल बना दिया जाता है। तो स्टूडेंट को लगता है कि यार इतना कैसे याद रखें, तो माइंड में अगर थोड़ा मेकअप रहेगा कि किस तरह से वर्कआउट किया गया है तो बेटर होगा याद करने में। तो मीनिंग ये है कि या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल आते हैं दोनों, एक नहीं बोथ, या फिर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी आता है, दोनों के दोनों। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक रूट्स रियल आता हो और एक रूट्स इमेजिनरी। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ। ओके, तो हम लोग रूल को आगे प्रोसीड करते हैं। इनका कहना है अभी जो मैंने समझाया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आइदर इट्स बोथ रूट्स आर रियल, या तो दोनों रूट्स रियल होते हैं या दोनों रूट्स इमेजिनरी होते हैं। बोथ रूट्स आर रियल, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। ये सारा डायलॉग बाजी हम सिर्फ और सिर्फ तभी कर रहे हैं जब आप श्योर हो कि जो इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होना चाहिए। ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं ये स्टेटमेंट में बोल पा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने पिछला क्वेश्चन अभी तक इरेज नहीं किया, इसका रीज़न है इस क्वेश्चन को एक अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले पार्ट्स को, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ एक बार फिर से। इसको मैं अल्टरनेट तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। यह कहना कि क्वाड्रेटिक है समथिंग और नेचर रूट्स बताना है। फर्स्ट मेथड था कि इसका डी चेक करें, और डी चेक करने के बाद इसको देखते हैं कि क्या किस तरह का सिचुएशन आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या इक्वल टू 0 जो भी है, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक तरीका चेंज कर रहे हैं सॉल्व करने का, अल्टरनेट मेथड बाय ऑब्जर्वेशन। पुट x इक्वल टू 1। थोड़ा हम यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है इस जगह पे। तो देखते हैं a प्लस सी माइनस बी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा a प्लस सी माइनस बी माइनस 2c प्लस बी प्लस सी माइनस ए से ख़त्म, सी से सी ख़त्म नहीं बल्कि 2c होगा और ये माइनस 2c ख़त्म होगा। तो देख सकते हो लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है, जो कि ये बात सही भी है, ठीक यार। देखो यहाँ पे ये मैं 1 पे डायरेक्ट सोच पा रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है इसलिए मुझे पता भी चल रहा है। आप हो सकता है कि यहाँ पे -1 पे सोचो, हो सकता है 2 पे सोचो, हो सकता है -3 पे सोचो। तो आप किसी भी चीज़ पे सोचो, बशर्ते कि वो चीज़ रखने पे ही अगर 0 होता है तब ये जो चीज़ रख रहे हो वो क्या कहलाता है, रूट्स। और जो लोग नहीं सोच पाते हैं उनके लिए एक तरीका है कि वो मत सोचे। इससे आसान तरीका क्या होगा, सोचो ही मत। सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप इसका कौन से मेथड सॉल्व करो, आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, उसके बाद सब अपने आप डिसीजन ले पाएंगे हम लोग। इसीलिए मैं ट्रिक वाला बाद में बताता हूँ, पहले वो चीज़ बताता हूँ जो हर जगह क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब बताओ यहाँ मैंने गलत लिख दिया, x इक्वल टू 1 इज ए रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर आप देखा जाए ध्यान से तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमने फाइंड आउट कर लिया है 1 बाय ऑब्जर्वेशन। 1 कैसा नंबर होता है, रियल। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो अगर एक रूट रियल है तो अकॉर्डिंग टू रूल सेकेंड रूट बिना सॉल्व किए ही हम लोग बता सकते हैं 100% कि जो भी दूसरा रूट्स आएगा वो ऑलवेज रियल ही होगा। देन सेकेंड रूट इज रियल, ओके। हैंस इसलिए बोथ रूट्स आर रियल। भाई 1 हमने ऑब्जर्व किया, अब क्योंकि पहला रियल आ गया तो क्वाड्रेटिक का रूल कहता है कि यार अगर एक भी रूट रियल है तो दूसरा भी क्या आना चाहिए, रियल। रीजन क्या है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट्स होते हैं दोनों या तो रियल होते हैं या तो दोनों इमेजिनरी होते हैं, ओके। बोथ रूट्स आर रियल। तो ये वाला स्टेटमेंट आप देख सकते हो, मैंने पिछले मेथड से भी किया था जिसमें हम लोगों ने डी चेक किया था, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने इस सवाल को भी फिनिश किया, नेचर ऑफ रूट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी कराएंगे जब ये चैप्टर फिनिश होगा,
तो उसमें अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जे के आए हुए क्वेश्चंस होंगे और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें कराया जाएगा। ये सिर्फ नोट्स बेस वाइज बनाया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इसमें लिखा है इफ़ p प्लस आई क्यू p कामा q बिलोंग्स टू रियल। अब क्योंकि q रियल पूरा नंबर है तो कहीं ना कहीं ज़ीरो भी आएगा, बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया कि q बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए। पूरा नंबर लो रियल का कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो p प्लस आई क्यू होता है वो एक कॉम्प्लेक्स रूट्स कहलाता है। ओके, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट्स p प्लस आई क्यू है, तब उसका जो सेकेंड रूट होगा, आई मीन अदर रूट, क्योंकि एक रूट आपको पता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर पता है तो उसका जो सेकेंड रूट होगा वो ऑटोमेटिक p माइनस आई क्यूब होगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है सेकेंड रूट के लिए, लेकिन ये सॉल्व करने की जरूरत सिर्फ तभी नहीं है जब आप श्योर हो कि p प्लस आई क्यू आने की कॉम्प्लेक्स रूट हो। मतलब क्या है, सुनो, जैसे 1√3 + 2i है, देन ऑटोमेटिक सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, 3 + 2i का कंजुगेट। p प्लस आई क्यू का ये कंजुगेट लिखा है, मतलब i की जगह पे -i से रिप्लेस कर देना कंजुगेट कहलाता है। यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2i। मान लो कि 1 रूट है 5 - 7i फॉर एग्जाम्पल, तो i की जगह जब -i से रिप्लेस करेंगे तो सेकेंड रूट क्या आ जाएगा, 5 + 7i। मान लो कि यहाँ लिखा है 1 रूट whatever anything just like सिर्फ और सिर्फ 3i लिखा है, तब सेकेंड रूट क्या हो जाएगा। देखो बेटा, 3i को हम लिख सकते हैं 0 + 3i। कंपैरिजन करें तो p की वैल्यू यहाँ 0 है और i का कोएफिशिएंट q है और यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कौन सा, i का कोएफिशिएंट। i का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाली बात यहाँ पे सही है। p 0 होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, -3i। मान लो लिखा है 5, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 5 को लिख सकते तो है मैथमेटिकली 0 × i, लेकिन मेरा कहना है कि ये गलत हो जाएगा अगर आप क्या लिखते हो 5 - 0i। दिस इज रॉन्ग। बाकी सब सही है, ये गलत है। रीज़न क्या है गलत होने का, ये छोटी सी बात कि q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, q की जगह पे 0 लिखा है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे गलत हो रहा है, इसलिए इसका कंजुगेट आई मीन इसका सेकेंड रूट बिना सॉल्व किए हम नहीं बता सकते। ठीक है इस ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ उस तरह के सवालों को लगता है जिसमें फॉर्मेट p प्लस आई क्यू हो और q वाला प्लेस 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो बड़े आसानी से हम लोग चारों चीज़ों को सीख चुके हैं, कहाँ पे गलत होता है कहाँ पे सही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन पिक किया है जिसमें लिखा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots 5 + 3i फुल स्टॉप। 5 + 3i फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स जो है वो 5 + 3i। अब बताओ, हमने आज प्रीवियस वीडियो में अगर बात करें तो वहाँ पे हमने सीखा था कि रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये सीखा था कि रूट्स दोनों पता होना चाहिए। 2 रूट्स मालूम होगा तभी आप इक्वेशन सीखे थे। यहाँ पे क्या लॉजिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है और रूट सिर्फ एक दिया है, ये क्या बात हुई। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर लेट करें कि पहला रूट अल्फ़ा है 5 + 3i, तो अकॉर्डिंग टू रूट्स के मीनिंग p + i क्यू फॉर्म में सेकेंड रूट बिना सॉल्व किए ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कंजुगेट हो जाता है, यानी 5 - 3i। तो आप देख सकते हो जो रूल अभी स्टडी किया गया था उसी रूल के अकॉर्डिंग ये हमने वर्कआउट किया है। तो यहाँ से अब हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो जाएगा x² - SOR × x + POR, ये इंग्लिश में होता है और इसके लैंग्वेज
मैथमेटिकल मीनिंग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, एंड प्रोडक्ट आर रूट्स आई थिंक अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है गाइस, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा दिस प्लस बीटा, तो ऐड करेंगे 3i कैंसिल हो जाएगा, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा तो 5 + 3i अल्फ़ा, और बीटा हो जाएगा 5 - 3i। तो दिस इज a + b a - b, तो हो जाएगा 25 - 9i²। ठीक है, x² - 10x। i² की वैल्यू होता है -1, कितना होता है -1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया जाएगा, बट फिर भी आप समझ लो कि i² की वैल्यू -1 कैसे होता है। हमने क्वाड्रेटिक में ही पढ़ाया है कि i की वैल्यू √-1 होता है। आप बताओ बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो i² रूट हट जाएगा, कितना बचता है -1 ही तो बचेगा, तो वही तो लिखा गया है। तो अगर इसको पूरा सॉल्व करें तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 34। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारे क्वेश्चंस का फाइनल। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिर रैशनल नंबर क्या होता है। क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो इसे कहते हैं दोज नंबर, वे नंबर, दोज नंबर is the form of p by q where p, q इंटीजर और q 0 नहीं होना चाहिए। इंटीजर चाहे जिस तरह का लो, पॉजिटिव या निगेटिव, बट डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो जो इस क्वांटिटी को सेटिस्फाई करे और p/q के फॉर्म में हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या, रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले ले, जैसे लिखा है 5/3, 2/9, सिर्फ 7, ओके, एंड कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से यार, etc। ठीक है, etc कर लो, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होंगे। तो देख सकते हो 5 एक इंटीजर होता है, 3 एक इंटीजर होता है, और p/q के फॉर्म में लिखा है, इसलिए क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। -2 भी इंटीजर होता है, 9 भी इंटीजर होता है, दोनों p/q के फॉर्म में लिखा है, इसलिए इंटीजर सॉरी रैशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ तो सिर्फ 7 लिखा है, p/q तो लिखा ही नहीं है। तो आप बताओ 7 को क्या मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं 7/1? बिल्कुल, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा है। तो 7 को लिखते हैं p, q को माने अगर 1, तो ये भी लिखा है p/q के फॉर्म में, और p और q का जो प्लेस के वैल्यू है ये दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए कहेंगे कि ये भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। अब बात करते हैं कि इरैशनल नंबर क्या होता है। Those number is not rational। वे नंबर जो रैशनल में नहीं लिख सकते वो हर नंबर इरैशनल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है √2/3, तो देखो बेटा p/q के फॉर्म में तो लिखा है, लेकिन क्या ये रैशनल है, चेक करो। डिनोमिनेटर इंटीजर होना चाहिए, चलो है, न्यूमरेटर भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि √2 की वैल्यू होता है 1.414, इसलिए क्या कहलाएगा, इरैशनल। ठीक है, फिर जैसे लिखा है 7/3 या 7 जो भी है 5 लिखा है, ये भी कहलाएगा इरैशनल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इरैशनल के। ठीक है, तो कुछ कॉमन इरैशनल वैल्यू है, पाई हुआ, ई हुआ, ये दोनों नंबर इरैशनल होते हैं, इसको आप रट लो।
ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हो कि पाई को तो 22/7 लिख सकते हैं, तो 22/7 जब आप लिखोगे तो वो जब उसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद आप पढ़ोगे यार रिक्वायरमेंट नंबर, इनफाइनिटेसिमल नंबर, इस तरह कुछ नंबर्स पढ़ाए जाते हैं आपको क्लास 5-6 में पढ़ाया जाता है। अलग कोई मतलब नहीं है, हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका कोई यूज़ नहीं है फिलहाल। ओके, बस आप दो याद कर लो, पाई और ई दोनों को इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, कंपटीशन में थोड़ी पूछेगा कि पाई इरेशनल कैसे होता है, ये सब बोर्डों में पूछा जाता था। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप याद कर लो कि दोनों नंबर इरेशनल होता है। ई की वैल्यू होता है 2.732। ठीक है, ओके, तो ये भी हो गया इरेशनल नंबर का फिनिश। अब बात करते हैं कि रैशनल इरेशनल नंबर पढ़ने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फ़ायदा होने वाला है, उसकी बात करते हैं। अब चलते हैं हम लोग एक नए रूल की तरफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। देखते हैं क्या क्या है। इसमें कहा गया कि इफ़ p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q, इनका कहना है कि p और q चाहे जैसा नंबर लो, बट कंडीशन ये है कि जो रूट के अंदर नंबर है वो कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा गया कि ये नहीं होना चाहिए, समझते हैं। जैसे मान लो लिखा है 3 + √5, तब तो ये इरेशनल नंबर है क्योंकि √5 इरेशनल होता है। लेकिन अगर मान लो लिखा है 3 + √25, यार √25 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं ना मैथमेटिकली, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 के नीचे 1 छुपा होता है हमेशा, तो ये इरेशनल ना होकर बल्कि क्या हो जाएगा, रैशनल। ओके, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब ये वाला रूट्स है वो p + √q के फॉर्म में हो, जिसे अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ये इरेशनल नंबर है। ओके, और ये बात सही होगा तभी ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो क्योंकि इस बात को इम्पोर्टेंस काफ़ी अच्छा है तो ध्यान से इस बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम थ्योरी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जब ये बात सही होता है तो ये 100% इरेशनल कहलाता है। तब अगर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ये रूट्स हैं जो कि एक इरेशनल नंबर है, तब जो उसका अदर रूट्स होगा यानी सेकेंड रूट्स, बस प्लस के साइन की जगह पे आपको माइनस का साइन लगा देना है, आने कि इसका कंजुगेट लिख देना है। फॉर एग्जांपल अगर 5 + √3 एक रूट है, 1 रूट 5 + √3, देन सेकेंड रूट क्या होगा, तो बस प्लस की जगह क्या लगा दो माइनस, जिसे हम लोग रैशनल कह सकते हैं, कंजुगेट कह सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 1 रूट है, सपोज करो 2 - √7, देन सेकेंड रूट जो होगा 2 + √7 होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 रूट है 3 + रूट मान लेते हैं यहाँ पे 16, देन सेकेंड रूट क्या हो जाएगा इन सारे प्रोसेस के हिसाब से 3 - √16। लेकिन जो लोग ये थर्ड वाले को इस तरह से लिखे हैं वो 100% रॉन्ग है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने बताया कि ये इरेशनल तभी होगा जब रूट के अंदर परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो 16 जो है वो 4 का होल स्क्वायर होता है, मतलब रूट के बाहर क्या आ सकता है 4। तो अगर रूट के बाहर 4 आएगा तो 4 + 3 7 हो जाएगा, जबकि 7 एक किस तरह का नंबर होता है, वो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, बाकी दोनों सही है। ओके, तो ऐसा नहीं कि रूट देखो तो तुरंत पागल तरह लगाते चलो चलो हो गया। ठीक है, ये लगाना तभी है जब 100% रूट के अंदर क्वांटिटी होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तभी लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल था। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन के हिसाब से वर्क करने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने पिक किया है जिसके रूट्स पता है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। लेकिन जो हम लोग बेसिक चीज़ सीखते हैं वो तभी होता है ना जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाए लेकिन रूट्स दो पता है, दो पते हो एक्चुअली, दो फाइंड आउट करने हो। तो यहाँ पे एक रूट दिया और इक्वेशन पूछ रहा है, ये क्या बात हुई, इक्वेशन अभी क्वाड्रेटिक का, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट भले ही दिया हो, आपको कुछ रूल पता है आज के डेट में कि अगर एक रूट्स p + √q फॉर्मेट का होता है तो ऑटोमेटिकली सेकेंड रूट क्या बन जाता है 3 - √2।
तो अब बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स आई मीन अल्फा प्लस बीटा इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है फिलहाल तो, कैलकुलेशन में बात करें तो। ये 6x हो जाएगा, ये 9 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ को फिनिश किया। इस रूल को कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक बात था। मैं एक क्वेश्चन अच्छा से पिक कर लेता हूँ, एक लास्ट है इस थ्योरी के बेस पे। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन को और पिक किया है जो कि काफ़ी बेटर है अभी तक जो भी थ्योरी हम लोगों ने लास्ट में भी पढ़ा है। तो देखते हैं किस तरह से इसको हैंडल करना है। हो सके तो वीडियो पॉज करके आप इसको पहले अटेंड करो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लगा लिए होंगे। ओके, x = 3 माइनस रूट 8 और आपसे फाइंड करने को कह रहा है x³ + 1/x³। तो पहले तो हम इसमें ये बात डिस्कशन करना ज़रूरी है कि इसका बेसिक अप्रोच क्या है। इसको सारे अप्रॉक्स सभी स्टूडेंट्स को किस तरह से फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करते होंगे, पहले मैं उसका डिस्कशन कर लूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि x की जो वैल्यू है 3 माइनस रूट 8, इस क्वांटिटी को वो लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई रिपीट, x = 3 माइनस 1/√8 जो लिखा है उस क्वांटिटी को लोग यहाँ पे x की जगह पर रिप्लेस करते हैं। उसके बाद जैसे इस चीज़ को यहाँ रखा तो a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, बिल्कुल सही है और आंसर भी फाइनल आएगा। लेकिन जिनका कैलकुलेशन थोड़ा वीक होगा तो वो इसमें फंस भी सकता है, ओके, बट आंसर आएगा, नो डाउट आंसर आएगा। मैं इसको एक अलग मेथड से लगाने जा रहा हूँ, अगर आप देखना चाहो तो देखो, वरना आप x की जगह पे ये रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल अनदर मेथड यूज करते हैं। अब बताओ, अगर फर्स्ट रूट 3 माइनस रूट 8 है तो अगर इसको हम लोग समथिंग इस तरह से लिख के अगर बोथ साइड होल स्क्वायर करें तो क्या बनेगा? यह आ जाएगा x² + 9 - 6x, ठीक है। 8 को लेफ्ट साइड करो तो 9 - 8 + 1 हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करो x से, क्या बनता है? x - 6 + 1/x। ये इक्वेशन बन गया x + 1/x = 6। मुझे पहुंचना है क्यूब तक, तो इसके आगे लिखते हैं बोथ साइड होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब अलग होता है, ठीक है। मतलब इस तरह से ब्रैकेट होगा, पूरे के पावर में क्या लिख दिया जाएगा 3, तो इसे कहते हैं होल क्यूब, मतलब पूरे का। और बेस में क्या क्या लिखा है वो कॉपी कर लो, ओके, ठीक। अब ये यूज करते हैं a + b का क्यूब। आई थिंक अप्रॉक्स लोगों को याद होगा, अप्रॉक्स या सभी को याद होना चाहिए। a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट्स में a + b। 6 का स्क्वायर होता है 18, 19, 20, 21 यानी 216 होगा, ठीक है। x + 1/x की वैल्यू 6 है। तो ये 216 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर लो, जो कुछ आएगा वही हमारे सवाल का फाइनल आंसर होगा। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखा जाए तो 198 आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये रहा अपना सेकंड पार्ट, ओके। तो एक इस तरह से मैंने सॉल्व किया है। एक्चुअली इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 3 मेथड्स हैं। पहला तो ये था कि x की जगह पर रख देना, दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। वो ये कि फर्स्ट रूट 3 - √8 है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा
3 प्लस रूट 8। तो दोनों के हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाओगे तो बना के देखना लास्ट में यही वाला आएगा, ठीक है। यानी कि इसी के अंदर थर्ड वाला मेथड छुपा हुआ है जो कि इसके बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ हम लोग काम कर लिए। ओके, अभी तक हम लोगों ने p प्लस आई क्यू का फर्स्ट रूट पता है तो सेकेंड रूट p माइनस आई क्यू पढ़ा। p प्लस रूट क्यू है तो सेकेंड रूट p माइनस रूट क्यू होता है, ये भी पढ़ा। तो इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट के सवाल हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब एक नया टाइप के थ्योरी आने जा रहा है, लेकिन उस थ्योरी को पढ़ाने से पहले उस थ्योरी को अगर याद नहीं किया जाए तो उसको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं मैं एक क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे एंड देन फिर से क्वेश्चन करेंगे उस थ्योरी के करस्पॉन्डिंग। ओके, देखते हैं क्या इसमें कहा गया है। द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, ए कॉमन रूट। यानी कि आपको जो दो इक्वेशन दिया है, फर्स्ट और जो सेकेंड रूट है, आई मीन सेकेंड इक्वेशन है, वो है p, ठीक। तो इन दोनों इक्वेशन के एक रूट कॉमन आता है। क्या मतलब है सुनो, जैसे मान लो इसके रूट 5 है और इसको सॉल्व किया -1 आया। इसके जो दो रूट है, मान लो एक आया 2, एक आया मान लो 7, कुछ भी ऐसे मान लिया। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के मान लो दो रूट 5 -1 है, सेकेंड के रूट है 2 और 7। क्या अभी तक दोनों इक्वेशन के रूट्स में कुछ भी कॉमन हुआ? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, तो कॉमन तो ही नहीं। 5 कहीं नहीं आ रहा सेकेंड में, -1 सेकेंड में कहीं नहीं आ रहा है। अच्छा, तो मतलब इस तरह के एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने क्या है, हैव ए कॉमन रूट, एक रूट जरूर कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। इसका मतलब कि 5 क्या एक रूट कॉमन हो रहा है? मतलब 5 फर्स्ट वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है और 5 सेकेंड वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये दो करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन रूट चाहिए। अच्छा, मान लो अगर ऐसा हो गया तो सपोज इस तरह से हो गया, तो देख सकते हो पहले रूट में भी 5 है, आई मीन पहले इक्वेशन के रूट में भी 5 है, दूसरे इक्वेशन के रूट में 5 है, पहले में भी -1 है, दूसरे में भी -1 है। तो यार ये एक कॉमन रूट थोड़ी हुआ, ये तो दोनों रूट्स कॉमन हो गए ना। लेकिन हमसे सिर्फ क्या कहा गया है कि हैव ए कॉमन रूट। तो यानी कि सिर्फ एक ही रूट मिलना चाहिए जो पहले में भी हो, एट द सेम टाइम सेकेंड में भी होना चाहिए। इसलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ दिस, लेट हैज रूट्स अल्फा, या मैं बात करूँ पूरा मिटाकर तो ये कह सकते हैं लेट अल्फा इज द कॉमन रूट। वो जो भी मैंने लिखा था सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन कौन कौन सा भाई साहब, x² px प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड x² प्लस qx प्लस p इक्वल टू 0। तो आप बताओ, अगर अल्फ़ा जो है वो दोनों के कॉमन रूट्स है तो रूट्स का मतलब होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो पहला इक्वेशन तो इस बात से बन जाएगा p अल्फ़ा प्लस क्यू इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। और अल्फ़ा जब सेकेंड वाले को सेटिस्फाई करेंगे तो बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर क्यू अल्फ़ा प्लस p इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है इस ओके। अब अगर बात करें कि हमने इस इक्वेशंस में अपने तरफ से कौन से वेरिएबल को अपीयर कराया, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है अल्फ़ा। अब इन दोनों के हेल्प से मुझे कुछ ऐसा सोचना है जिससे कि अल्फ़ा एलिमिनेट हो जाए। तो आप देख सकते हो बहुत आसान है इसमें एलिमिनेट करना। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये कैंसिल हो जाएगा। p अल्फ़ा माइनस क्यू अल्फ़ा, दिस इज प्लस क्यू माइनस p इक्वल टू 0। इसमें से अल्फ़ा कॉमन ले लिया जाए तो p माइनस क्यू हो जाएगा। इसको राइट साइड भेज दो तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये तो अल्फ़ा आ गया, इसका मतलब कि जो कॉमन रूट्स को हमने अल्फ़ा लेट किया था
वो एग्जैक्ट इस केस में पता चल चुका है कि उसकी वैल्यू क्या हुआ होगा, तो वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फा तो यार लेट किया गया था ना, फर्स्ट या सेकंड, तुम्हारी इच्छा किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो। फिलहाल मैं फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो अल्फा इज़ा पे 1 रख दो, तो यहाँ से p प्लस क्यू इक्वल टू -1 हो जाएगा। यानी अगर आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन। ठीक है, तो सोल्यूशन इतना ही था। वो जो भी मैंने 1-2 मिनट टाइम लॉस किया वो सिर्फ समझाने के लिए कि इसको किस तरह से प्लान किया जाएगा, अगर इस तरह से होता तो कैसे किया जाएगा, वो सारी बातें हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे p प्लस क्यू इक्वल टू फाइनल आंसर जो है वो -1 आएगा यहाँ पे, दिस इज -1। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इस सवाल को एक लाइन में लगाने का। ठीक है, ओके। सेम क्वेश्चंस को एक लाइन में कैसे लगाया जाए वो बात करते हैं। तो ये है ट्रिक। अब ये जो लगा रहा हूँ जरूरी नहीं कि ये बात हर सवाल में यूज होता हो। ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसमें एक रूट ऐसा है जो ऑब्जर्वेशन से डेवलप हो सकता है। ठीक है, इसमें एक रूट ऐसा है जो दोनों सेटिस्फाई करे हो। तो बाय ऑब्जर्वेशन x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। चेक कर लो आप कैसे। क्या 1 रखेंगे अगर यहाँ पे तो 1 प्लस p प्लस क्यू, जब 1 को यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस क्यू प्लस p, बस आगे पीछे लिखा है तो दोनों क्वांटिटी सेम ही ना 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद। इसका मतलब कि 1 जो है वो रूट से जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई करने मतलब कि एक जो है दोनों में कॉमन रूट रहा होगा। तो क्या कॉमन रूट हमने ऑब्जर्वेशन डिसाइड कर लिया, तो अब किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी में भी तुम्हारी इच्छा है। तो यहाँ से आपका आंसर आ सकता है जो चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। यार जेई में आया हुआ सवाल है ये, एक्चुअली काफ़ी समय हो गया आए हुए। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरी क्या है? कंडीशन ऑफ ए कॉमन रूट। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं थ्योरी लिखवाने वाला हूं। इफ a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज a common root is alpha, then condition is okay। इसको पहले समझते हैं अच्छे से, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। लिखा गया है कंडीशन ऑफ ए कॉमन रूट। ध्यान रहे मैं यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन रूट के लिए पढ़ा रहा हूँ। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सिर्फ एक ही कॉमन रूट की कंडीशन पढ़े जाते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो भी तो हो सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, 2 कॉमन रूट्स के भी कंडीशन पढ़ेंगे। फिलहाल एक कॉमन रूट की कंडीशन स्टडी कर लें उसके बाद। ठीक है, इसमें लिखा है कि आपको कोई भी 2 इक्वेशन दिया जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, और उसमें स्टेटमेंट कहा गया होगा कि हैव ए कॉमन रूट। मैंने इस केस में लेट कर लिया कि वो अल्फ़ा है, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा है।
ठीक है। अगर आप डिटर्मिनेंट देखो तो पढ़े होगा अच्छे से, जिन लोग को नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं। पहले आप डिटर्मिनेंट देख लो क्या होता है, ABCD, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। इसका तरीका होता है डायगनली मल्टीप्लाई करना, तो A इंटू डी, ठीक। जो कुछ आएगा उसके बाद हमेशा माइनस लगता है, फिर ये वाला डायगोनल चलेगा C इंटू बी। जो कुछ आएगा पहले में दूसरा घटा दो, जो कुछ आता है वही फाइनल आंसर होता है। मैंने देखो यहाँ पे एक एरो बनाया है, यहाँ पे 2 एरो। ये इसलिए बनाया गया है कि पहले इस तरह से चलते हैं, फिर माइनस लगता है, फिर इस तरह चला जाता है। ओके, सेकेंड रो मतलब बाद में लिखेंगे, फर्स्ट रो मतलब पहले लिखेंगे, और बीच में क्या साइन लगाएंगे, माइनस साइन, ठीक है। तो ये होता है आपका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। मान लो जैसे लिखा है 3 2 -1 समथिंग, तो मैं कुछ उसको सॉल्व करो, क्या करेंगे, 3 इंटू -1, ये माइनस हमेशा होता है, 3 इंटू -1, 5 इंटू 2 कितना जाएगा, -3, 5 2 10, 9 की 30, ठीक। ये एरो बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये आ गया तो ये चीज़ बहुत आसान है आपको याद करना कंपटीशन लेवल पे, क्योंकि कई बुक में याद करने का तरीका फिलहाल दिया तो है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते किस तरह से लिखना है। तो देखो मेरा पैटर्न क्या है समझाने का। आपको यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनाना है। कितने क्रॉस का, 2 क्रॉस 2 का। ये रहा फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, तो ये अलग है, ये अलग है, इज इक्वल टू एक और बनाएंगे, ठीक। लेफ्ट साइड कितने हैं डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट एंड सेकेंड 2 है, तो वो 2 को मैं यहाँ पावर में दे देता हूँ। ये कोई रूल मैथ नहीं लगा रहा हूँ, ये मैंने बस याद करने का तरीका बनाया है कि लेफ्ट साइड देख लो कितने हैं, 2 लोग डिटर्मिनेंट के हैं, इसलिए पावर 2 दे दिया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इसके फर्स्ट रो में क्या लिखा जाए, इसमें फर्स्ट रो में, फिर इसके सेकेंड रो में क्या लिखा जाए। तो जब हम फर्स्ट रो में लिखेंगे तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेटिक से सोचेंगे, और जब सेकेंड रो में लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेटिक सोचेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट क्या क्या है, A1 है, B1 है और C1, यही तो है, A1 B1 C1। तो पेयर वाइज बार बार लिखे कंसेक्यूटिव 2-2 करके, मतलब पहले A1 B1, तो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, B1 पे, तो B1 से स्टार्ट होगा, क्या आएगा C1, C1 पे ख़त्म हुआ तो अगला C1 से स्टार्ट होगा, फिर क्या आएगा A1। इसी वे में आपको सेकंड वाले क्वाड्रेटिक से भी सोचना है, ठीक बच्चों। A2, फिर आएगा B2, अब देखो B2 पे ख़त्म तो B2 से स्टार्ट, फिर आएगा C2, C2 ख़त्म, C2 से स्टार्ट, फिर आएगा A2। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग याद रख सकते हैं बड़े अच्छे से। और ध्यान रहे ये पूरा होल स्क्वायर है, आप चाहो तो इसको और करके इनका सिंप्लीफिकेशन करके भी लिख सकते हो एज ए फॉर्मूला, ठीक है। तो ये होता है, तो ये चीज़ जो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो, मतलब क्या, A1 B2 माइनस A2 B1 मल्टीप्लाई बाई B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 एंड होल स्क्वायर अपने प्लेस पे। तो क्या होता है यार, कई बुकों में ये वाले टर्म्स लिखे होते हैं, कई बुकों में ये लिखे होते हैं, दोनों बहुत कम देखने को मिलता है। बट जो मैं यूज़ करूँगा क्वेश्चंस में वो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही यूज़ करूँगा, क्योंकि ये नहीं याद हो पाता है सही से। लेकिन ये वाला जो टर्म है, इसके बोलने की जो एक्सप्रेशन है कि पहले ये पहले ये पहले ये, इस बातों से हमें इसे लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कंडीशन ऑफ ए कॉमन रूट की बात कभी भी आएगी तो मैं डिटरमिनेंट वाले मेथड्स को ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो ताकि हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े। तो हम लोग ने वन कॉमन रूट्स का कंडीशन हम लोग अभी पढ़ रहे थे। अब उसी करस्पॉन्डिंग एक बेस क्वेश्चन है, देखते हैं उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए। इस लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट गिवन इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट। तो देख सकते हो यहाँ पे ये शब्द यूज़ कर लिया है, हैव ए कॉमन रूट।
जब तक ये वर्ड नहीं बोलेगा आप उस फॉर्मूले की तरफ कभी नहीं जाओगे, कभी जाना भी मत। ओके, हैव ए कॉमन रूट। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एक ही कॉमन रूट से। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी सॉल्यूशन करना दोनों इक्वेशन को लिख लेना एक साथ। फर्स्ट हो गया, ये है आपका सेकंड। उसके बाद कंडीशन ऑफ एक कॉमन रूट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि लैम्डा की वैल्यू तब बताओ जब एक कॉमन रूट हो, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन रूट। तो मैंने बताया था कि इस तरह से डिटर्मिनेंट का सिंबल बना लेना है, इसी तरह से याद रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, उसके बाद बात करें फर्स्ट रो में क्या लिखा जाए, तो देखते हैं क्या लिखा जाएगा। फर्स्ट रो में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिखे जाएंगे, दो दो का पेयर कर करके। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकंड वाले रो में लिखा जाएगा दो दो का पेयर करके। तो फर्स्ट रो में क्या लिखा जाए, 4, यहाँ पे है -11। अब आप देख सकते हो -11 पे ख़त्म हो रहा है, तो अगला उसी से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आएगा 2 लैम्डा, जहाँ ख़त्म उसी से अगला स्टार्ट, और 2 लैम्डा के बाद अगला पेयर आता है 4। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे 1 -3 -3 -लैम्डा एंड 1। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -1 17 लैम्डा। ओके, यहाँ से आ जाएगा 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 17 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 36 लैम्डा प्लस 17 इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू 0 या फिर लैम्डा इक्वल टू -17/36। तो बात करें फाइनल आंसर का, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 0 एंड -17/36। तो ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके।